Welcome, my dear students. Now we are starting lecture number 48 of mathematics class of 10 plus 2. And today we are going to start exercise 6.2. Today's concept is about increasing and decreasing functions. So first of all, understand the meaning of a increasing and a decreasing function. Let us suppose that we have a function y is equal to fx, having domain of the function a to b. a से b कोई दो नंबर हैं जो आपके फंक्शन के डोमेन है, जिसके ऊपर फंक्शन आपका डिफाइन है। तो अब हम इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो लेट अस सपोज दैट हमें जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलता है। लेट अस सपोज दैट we got its graph like this way. Along x-axis we take the values of x. Along y-axis we take value of function y, that is y is equal to fx. So let us say this is our origin and let this is point A and this is point B. तो पॉइंट A से B तक जो ग्राफ है वो मान लीजिए इस तरह से आपका ड्रॉ होता है। ठीक है, ये हमारे ग्राफ की वैल्यू आती है fx की। तो इस तरह का अगर हमारे पास ग्राफ आता है जो कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ fx की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे कर लेते हैं हम लोग इसको देखिए। अगर हम लोग इसकी डोमेन a और b में से बीच में कहीं पर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया जिसे आप लोग x1 बोलिए, ये पॉइंट दूसरा ले लिया जिसे आप x2 बोलिए, तो ग्राफ के ऊपर x1 और x2 पॉइंट ये आएंगे। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू fx1 हो गई और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए x2 हो गई। तो इस ग्राफ से ये बहुत क्लियर है कि here x1 is less than x2, x1 is less than x2। देखो x1 एक्सिस के ऊपर पहले आ रहा है x2 से, तो x1 की वैल्यू x2 से कम है। दिस एम्प्लाइज यहाँ पर जो fx1 है, x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2 है। इन दोनों का भी अगर आप वैल्यू को कंपेयर करें तो fx1 y एक्सिस पर पहले आ जाती है नीचे, तो fx1 की वैल्यू लेस है किससे, fx2 से। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन डोमेन के अंदर आने वाली किन्हीं दो वैल्यूज के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं। उसे हम इंक्रीजिंग और सही तरीके से उसे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। वी नेम दैट एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही आप x1 और x2 की वैल्यू चेंज करेंगे, फंक्शन की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। 100% द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल इंक्रीज, दैट विल नॉट रिमेन इक्वल, सेम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशन x1 और x2 में होगा वही रिलेशन उनकी वैल्यूज में होगा। ये की पॉइंट है यहाँ पर। द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज विल बी फॉलोड बाय द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। बोलने का मतलब अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन भी fx1 भी fx2 से छोटा होगा, और अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो ये वैल्यू भी ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे डिक्रीजिंग फंक्शन में। सो लेट मी ड्रॉ, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। ठीक है,
और इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया। अलोंग एक्स एक्सिस हमने वैल्यू ऑफ एक्स ली जो कि इसकी डोमेन में से आती हैं, और अलोंग वाई एक्सिस हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन को लिया। तो हमारे पास ग्राफ मान लीजिए इस तरह का आता है। अब हम इस ग्राफ पर फिर से 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट x1 और दूसरा पॉइंट x2। ग्राफ के ऊपर ये वैल्यू x1 की होगी और ये वैल्यू x2 की होगी। अब x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लाइट इंटरप्शन माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। ओके, सो वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसे आप fx1 कह दीजिए, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पर फंक्शन की उसे हम लोग fx2 मान लेते हैं। ठीक है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ग्राफ दैट हियर x1 इज लेस देन x2। x1 जो है वो x2 से छोटा है, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ये ओरिजिन के जो नजदीक होता है वो वैल्यू छोटी होती है, यू नो वेरी वेल। सो x1 ओरिजिन के नजदीक है तो x1 छोटा होगा x2 से। दूसरी ओर y एक्सिस के ऊपर अगर हम fx1 को देखें, x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 है और x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2 है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर आप देखें तो fx1 ओरिजिन से ज़्यादा दूर है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, दैट मीन्स fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो सी दिस वेरी इंपॉर्टेंटली हियर दैट साइन ऑफ इनक्वालिटी हैज गॉट रिवर्स्ड। साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है x1 लेस देन x2 है, लेकिन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन अदर हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो इस तरह का जो फंक्शन है उसे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब कि डोमेन में तो वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? प्रीवियस वाले में क्या था, आपने देखा था कि अगर x1 लेस देन x2 था तो fx1 भी लेस देन fx2 था, मतलब दूसरी वैल्यू आपने पहले वाली से बड़ी ली तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आई, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया। जबकि यहाँ पर सेकंड वैल्यू फर्स्ट वाली से ग्रेटर है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो स्मॉलर है, छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो डिक्रीजिंग हो गया। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट if point changes the value of function will also change. Function will never have a constant value or equal value at any two different points. अब हमारे पास यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि मैं पता कैसे लगाना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब हम लोग उसका y डैश निकालेंगे। y डैश मतलब हम उसका dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब dy अपॉन dx के हम लोग दो केस स्टडी करेंगे। इफ dy अपॉन dx दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा है, अगर dy अपॉन dx हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब विल हैव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, इन एनी इंटरवल a टू b, किसी भी इंटरवल a और b की कोई भी वैल्यू इसमें रख दी जाए और इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो दिए गए इंटरवल ए बी में जो फंक्शन है आपका उसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। वी शैल नेम दैट एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। आ रही है बात समझ में? ऑन द अदर हैंड अगर dy अपॉन dx लेस देन जीरो आता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू ए बी,
लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, माइनस में वैल्यूज आती हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। वी नेम दैट एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट? वी शैल फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन and will check whether in the given interval first order derivative is positive or it is negative, not equal to 0, equal to 0 सेपरेट केस होगा जो हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज 6.2। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस exercise and keep it with you, or write down these questions on your notebook, and then we shall start solving them one by one। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, आई होप आपने बुक्स परचेज कर ली होंगी मार्केट से, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन साथ में लिख कर सॉल्व भी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx 3x plus 17 is just strictly increasing on R. So given fx given है आपको, जो भी दिया लिख लीजिए, 3x plus 17। ठीक है, मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम इसका इंक्रीजिंग ऑन R बोला गया है। R मीन्स R समझते हैं सभी। R का मतलब ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 माइनस के साथ, और राइट साइड पर प्लस वैल्यू होती है इन्फिनिटी तक। तो इस पूरी लाइन को हम लोग रियल लाइन बोलते हैं। तो इसके ऊपर सभी नंबर्स के लिए हमें पता लगाना है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब हम कोई भी दो वैल्यू यहाँ सिलेक्ट करें, इफ वी सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज, तो उन दोनों के ऊपर इसकी वैल्यू हमेशा छोटे पर छोटी और बड़े पर बड़ी आएगी। सो लेट अस सी। फर्स्ट स्टेप था हमारा एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना। सो सॉल्यूशन एफ डैश एक्स मीन्स 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा और 17 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। एफ डैश एक्स समझ आ रहा है ना? एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं सिंपल, एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। सो हियर you can see here it very clearly that f dash s equal to 3 is a positive number and it is independent of the x। यहाँ पर x कुछ भी नहीं है, साथ x नहीं है साथ में, तो आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब रिमेंबर कीजिए कंडीशन जो मैंने अभी प्रीवियस स्क्रीन में आपको बताई थी, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो फंक्शन क्या होता है हमारा? इंक्रीजिंग होता है, और इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। एंड ये तो आर की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर इट इज इंक्रीजिंग। सो यू कैन से दैट हियर हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing function for all x belonging to R। मीन्स किसी भी इंटरवल के ऊपर या किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा आपका इंक्रीजिंग ही रहेगा। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x। एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x। सो फर्स्ट स्टेप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। दिस एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई पावर 2x ही आ गया, और 2x का एक बार फिर से करेंगे चेन रूल से, तो 2 आएगा। इसका मतलब आपको मिल गया 2 इंटू ई पावर 2x। ठीक है, इसका मतलब एफ डैश एक्स आपके पास आ गया 2 इंटू ई पावर 2x। अब जो फंक्शन का हमें चेक करना है वो करना है ऑन आर, मतलब हमें आर के ऊपर ही चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
सो एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर लाइन से कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आती है, इतना आपको मालूम है। सो यू कैन से हियर सिंस e पावर 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, e पावर 2x 0 से हमेशा ग्रेटर होता है। आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब पॉजिटिव वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू ई पावर 2x भी ग्रेटर देन 0 आएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम इसका साइन निकाल रहे हैं। सो पहले हम ई पावर 2x को देखते हैं, ग्रेटर देन 0 है, फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 2 इंटू 0 0 रह गया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो 2 इंटू ई पावर 2x ग्रेटर देन 0 आया, बट 2 इंटू ई पावर 2x क्या है, एफ डैश एक्स है। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कोई भी एक्स ले लीजिए, कहाँ से, आर से, रियल लाइन से। देयरफॉर अगर इनक्वालिटी एफ डैश एक्स इनक्वालिटी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या लिखते हैं आप लोग, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, hence proved. See the next question. Prove that logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity. Logarithmic function fx equal to log x. ठीक है, log की टर्म में है, so let logarithmic function को आप fx is equal to log x बना लेते हैं, और हमें चेक करना है x is belonging to 0 to infinity। ये इंटरवल आ गया जो ए बी हम लेते थे, ए यहाँ पर 0 है और बी यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो 0 से ए बी के बीच में दिया गया फंक्शन जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। कैसे प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल, हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, रियल लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो ये 0 होता है और ये इन्फिनिटी होता है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज x की क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। सो 1 अपॉन एक्स, एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस बिकॉज वी आर टेकिंग ओपन इंटरवल, तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, मतलब ये ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज f dash x is greater than 0 for all x belonging to 0 to infinity. Therefore, fx is strictly increasing function on 0 to infinity. Let us take one more question. Next question. x cube minus 3x square plus fx equal to x cube minus 3x square plus 4x is strictly increasing on R. So I have written this here, fx equal to x cube minus 3x square plus 4x. So first step is the differentiation of the function f dash x, x cube का differentiation 3x square का 6x plus 4x का 4 आ गया। ठीक है, so this become 3x square minus 6x plus 4। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर हम देखें तो वी कांट से कि ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये इक्वल टू 0 होगा, या किन वैल्यूज पर एफ डैश एक्स का वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमें इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स में चेंज करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर्स में कैसे चेंज करते हैं, आई होप आप लोगों को आता होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एज इट इज लिख लिया जाएगा, माइनस 6x को एज इट इज लिख लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऐड करते हैं। ठीक है,
क्या ऐड करते हैं, जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है 6, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x का कॉफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। हरी बात समझ में, 6 का हाफ करेंगे, 6 का हाफ कितना हो गया 3, और 3 का क्या ऐड कर देंगे स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पर +3 स्क्वायर लिख देंगे। हरी बात समझ में, यू विल राइट हियर +3 स्क्वायर। डिस्टेंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जब हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो पहले हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर 1 नहीं है। आई फॉरगेट इट, सॉरी। सो ये लाइट इंटरप्शन है बीच बीच में, तो मैं भूल जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्किप हो गया था दिमाग से। सो फिर से शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, 3x² - 6x + 4। हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पहले 3x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके लिए हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x² बच गया। 6x को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, तो 6x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x बच जाएगा, +4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। मतलब हमने पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका जो अंदर टर्म आ रही है उसका अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। हमने x² का कॉफिशिएंट 1 ले लिया है, +1 में हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। सो 3 यहाँ पे आ गया। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख ली जाएगी, सेकंड टर्म एज इट इज लिख ली जाएगी, फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x जो है उसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा 2 है, 2 का हाफ 2 हो जाएगा। हम x का कॉफिशिएंट लिखेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2/2 1 हो गया। मतलब हम यहाँ पर 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, और 1 स्क्वायर ऐड किया तो 1 स्क्वायर हम माइनस भी करेंगे, और साथ में जो लास्ट टर्म है वो रह गई, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4/3। ठीक है, फिर से देख लीजिए रिप्ले करके अगर समझ नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज। अब ये जो हमने शुरू में टर्म बनाई है, ये आपका a+b² या a-b² का फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो a होती है, लास्ट टर्म आपकी b होती है, और बीच में प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो मतलब ये आपका यहाँ पर a आपका x आ गया, b आपका 1 आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये x - 1 होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, -1² 1 हो गया, +4/3 आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार, 3 × x² - 2x + 1² - 1² + 4/3 रहा। फर्स्ट टर्म हमारी a होती है x², इसको a सपोज कर लें, 1² को b मान लें। ठीक है, तो ये आपके पास a - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कंप्लीट एज इट इज, जैसा ये है वैसा a - b² आप करके देख लीजिए। x² -2ab, 2 × x × 1 -2ab + b² दैट इज 1²। ठीक है, तो ये हो गया x - 1 होल स्क्वायर, -1² का 1 आ गया, +4/3 एज इट इज आ गया। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज रहेगा, x - 1 होल स्क्वायर आ गया, -1 + 4/3 सॉल्व करेंगे, -3 + 1 1/3 बच जाएगा, प्लस का 1/3 रह गया। अब बाहर 3 से आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास रह जाएगा, ना करें तो भी हो जाएगा। 3 × 1/3 1, तो ये हमारे पास f' आ गया। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा f' आया वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो अब अगर आप इस टर्म को बड़े ध्यान से देखें तो इस टर्म को हम कैसे शुरू करेंगे, देखो। नाउ x - 1 होल स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे हम लोग, x - 1 होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगी, 0 आएगी, राइट।
अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो भी ये नंबर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। हमने बना दिया 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसमें +1 ऐड करते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर +1 ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया, तो 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और यू कैन से दिस इज ग्रेटर देन 0। 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो दिस एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, क्योंकि स्केयर कर रहे हैं तो वह नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब दिया गया फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने समझा वो था कंप्लीटिंग द स्केयर, तो उसे ध्यान से रिप्ले करके फिर से देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली कुछ और हायर ऑर्डर लेवल के क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर।